वेलकम टू फिजिक्स 365। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल लिंक है जो हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होता है। यहाँ पर हम एवरी डे क्लास नोट शेयर करते हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सभी सब्जेक्ट्स के लिए। यहाँ पर हम रेगुलर हमारे जो भी वीडियो बनते हैं उनके लिंक शेयर किए जाते हैं रेगुलरली। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये सारे यहाँ पे रेगुलर शेयर किए जाते हैं और उसके कुछ समय बाद में इनके वीडियो फॉर्म के अंदर आंसर भी शेयर किए जाते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9694610364 और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मानजी का हत्ता, मंडूर रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। ये यूट्यूब चैनल है फिजिक्स 365। यहाँ पे आपको मिलता है 11-12 फाउंडेशन लेवल के वीडियोस और नीट जेई लेवल के वीडियो डिटेल में और कंसेप्ट के साथ। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सूचना है संडे 365। क्या है ये संडे 365, जानते हैं इनके बारे में। तो संडे 365 एक स्पीड कोर्स है जिसमें हम एक चैप्टर एवरी संडे को पूरा का पूरा रिवाइज करवाते हैं। उस पूरे चैप्टर के अंदर क्या होता है कि उसमें हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड सारे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है, जो भी आते हैं वो सारे के सारे उसमें लेते हैं। डेरिवेशन सारे करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन सारे करते हैं और उसके बाद में फिर हम जब ये कंप्लीट हो जाता है तो स्टूडेंट का टेस्ट लेकर परफॉर्मेंस भी वापस चेक की जाती है, भाई क्या किस टाइप की परफॉर्मेंस रह रही है। अब इसमें कौन से बच्चे इसको ज्वाइन कर सकते हैं? वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जिन्होंने चैप्टर एक बार कर रखा है कहीं पे भी और उनको कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, उनको कुछ डाउट्स रह गए हैं, या वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो न्यूमेरिकल नहीं हो पाते हैं, न्यूमेरिकल से डर लगता है, या ऐसी कंडीशन है कि याद हो ही नहीं रहा है, या याद होता है तो उसको 1-2 दिन के अंदर ही जल्दी भूल जाते हैं, कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। तो इन सारी समस्याओं के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और समस्याएं ये दूर हो जाती हैं निश्चित रूप से। आज जो टॉपिक ले रहे हैं हम क्लास 11 से पलायन वेग है। पलायन वेग क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो ये है हमारे पास पलायन वेग। पलायन वेग या पलायन चाल कहते हैं इसको। VE एस्केप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, VE से, ठीक है, VE से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी क्या चीज़ है ये? हमारे पास अर्थ है, पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी है ये इस टाइप से, और ये इसकी सरफेस है। इसकी सरफेस से मान लो ये R रेडियस है, सरफेस से कुछ डिस्टेंस h पर कोई एक ऑब्जेक्ट जिसको हम सैटेलाइट बोल रहे हैं, हम यहाँ पे ले रहे हैं अर्थ की सरफेस से एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की साइड भेजेंगे। अर्थ की सरफेस से हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर इसकी साइड भेजेंगे तो ये जो चीज़ बनती है इसको हम ग्रेविटेशनल एरिया मान सकते हैं इसका, कि ये हमारे पास अर्थ का ग्रेविटेशनल एरिया है। अब हम एक बात समझते हैं, ये सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और इसको ऊपर की साइड फेंकते हैं। ऊपर की साइड फेंकने पर क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट ऊपर की साइड जाएगा और ड्यू टू ग्रेविटी वापस नीचे की साइड आ जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी वे कम होता जाएगा, कम होते 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 लास्ट में जीरो हो जाएगा, और जब जीरो हो जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये वापस नीचे आने लगेगा। अगर हम वेलोसिटी ज़्यादा देते हैं तो ये और थोड़ा ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, लेकिन अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है, गुरुत्व क्षेत्र के अंदर ही है, इसलिए पृथ्वी इसको वापस, गुरुत्वाकर्षण बल इसको वापस अपनी ओर खींच लेगा। तो ये इस टाइप से यहाँ तक आ सकता है। अगर हम और ज़्यादा वेग से, स्पीड से फेंकें तो ये और ज़्यादा ऊपर तक जाएगा और नीचे आ जाएगा। लेकिन सोचो कि अब हम थोड़ी सी वेग बढ़ाते हैं, चाल बढ़ाते हैं, यानी कि थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा बढ़ाते हैं, तो ये कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जाएगा, और ये फील्ड से बाहर हो गया, यहाँ पे फोर्स जीरो रहेगा। अब यहाँ पे जैसे ही वेलोसिटी जीरो होगी तो इसका फोर्स भी जीरो है, तो पृथ्वी इसको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगी और ये यहीं रह जाएगा। तो ये जो मिनिमम स्पीड यहाँ पे दी जाती है वो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है, V। पृथ्वी की सतह है, उस पर स्थितिज ऊर्जा का मान -Gm/r होता है, सतह है r होता है, और ये वेग VE है, तो यहाँ गतिज ऊर्जा कितनी होती है? 1/2 mVE का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। अगर वेग ये है तो किसी ग्रह की सतह पर क्या है, किसी ग्रह की सतह पर वस्तु को दिया गया वह न्यूनतम
वेग, ठीक है, स्पीड कह सकते हैं इसको, स्पीड दिखाएंगे जिससे वस्तु उस ग्रह, प्लेनेट, अभी हम यहाँ पे उस ग्रह के बारे में बात करें तो पृथ्वी ले रहे हैं, उस ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र, वापस पढ़ते हैं, न्यूनतम वेग जिससे वस्तु उस ग्रह के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए तथा वापस आएगी क्या, वापस उस ग्रह की सतह पर न लौटे, ठीक है। तो इस न्यूनतम चाल को या वेग को, चाल ही लिखेंगे, क्या कहते हैं, पलायन चाल कहते हैं, चाल ज़्यादा उचित शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको VE से प्रदर्शित करते हैं। अभी बात ऐसी है कि यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो जीरो होती है और यहाँ पे एनर्जी होती है जो टोटल ये होती है, ठीक है। इन्फिनिटी के ऊपर जो भी एनर्जी होती है वो जीरो होती है और यहाँ पे तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, ऊर्जा संरक्षण से क्या बोलो, हाफ MVE का स्क्वायर माइनस GM अपॉन कैपिटल R इक्वल टू क्या रह जाएगा, हाफ MVE का स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर गया प्लस का हो गया GM अपॉन कैपिटल R। कौन सी चीज़ क्या है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो बोलो, M है वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, कैपिटल M है ग्रह का द्रव्यमान, प्लेनेट का, ग्रह का द्रव्यमान, ठीक है। G है सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक, सार्वत्रिक गुरुत्व नियतांक, R है ग्रह की त्रिज्या, पृथ्वी की, ग्रह पृथ्वी लिया तो ग्रह की त्रिज्या, ठीक है, पृथ्वी है तो पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, हो गए सारे। और VE है पलायन चाल, ठीक है। तो ये हो गया। अभी M से M कैंसिल हो गया, यहाँ पे M से M कैंसिल होना ये प्रदर्शित करता है कि वस्तु छोटी हो या बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अगर हम इस पेन को फेंकें कहाँ पे, ऊपर की साइड, और या फिर इसकी जगह, पेन की जगह हाथी को फेंकें, किसको, ऊँट तो है नहीं आज हमारे पास, चला गया अभी, है ना, देखा, तो हाथी को फेंकें तो हाथी की चाल और इस पेन की पलायन चाल एक ही रहेगी। वस्तु का द्रव्यमान M पलायन चाल में कट जाता है, इसलिए वस्तु का द्रव्यमान कितना भी हो, छोटी वस्तु हो, हल्की वस्तु हो, भारी वस्तु हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात, यानी कि छोटी वस्तु और बड़ी वस्तु की पलायन चाल सेम आएगी। क्यों सेम आएगी कि ये स्मॉल m वस्तु का ये कैंसिल हो गया। अगर हम VE की बात करें तो देखो GM अपॉन R आएगा और ये 2 ऊपर आ जाएगा, सही है। और अगर मान लो इसका स्क्वायर हटा दे इधर से तो दूसरी साइड रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, किसके लिए, पलायन चाल के लिए, पलायन वेग के लिए। अब हम यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और अब अगर सोचते हैं कि VE का दूसरा फॉर्मूला निकालें तो हमें पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है, हमें पता है द्रव्यमान बराबर होता है आयतन घनत्व। अगर आयतन इंटू घनत्व होता है M बराबर, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है, गोले का आयतन क्या होता है, पाई R क्यूब होता है। तो ये 4/3 पाई R क्यूब। घनत्व आप D ले लो या रो ले लो, कुछ भी ले लो, हमने यहाँ पे क्या लिया है, तो 4/3 पाई R क्यूब इंटू D है। ओके है क्या। नेक्स्ट, तो VE इज इक्वल टू, देखो एक R से एक R कट जाएगा, कितने R बचेंगे, 2 बचेंगे, और R स्क्वायर का रूट ले लिया तो ये बाहर आ जाएगा, तो हमने R बार ले लिया। क्लियर। अब बताओ ब्रैकेट के रूट के अंदर क्या बचेगा, क्यों 2 और ये 4 8 नहीं हो जाएंगे, और ये 3, और बोलो G पाई D, R तो बाहर आ गया, तो पाई G R बार आ गया, D बचेगा। तो क्या ये दूसरा फॉर्मूला नहीं हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। ये फॉर्मूला
घनत्व डी से और त्रिज्या आर से रिलेटेड है। ये बताता है कि त्रिज्या बढ़ेगी तो पलायन चाल बढ़ेगी, ग्रह बड़ा होगा तो उसकी पलायन चाल ज़्यादा होगी और घनत्व बढ़ेगा। अगर पृथ्वी मिट्टी पत्थर की नहीं बनी होती और लोहे की बनी होती तो लोहे का घनत्व पत्थर की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा होता है। कैसे पता करते हैं? 1 किलो लोहे का बाट लो और 1 किलो पत्थर लो, कौन साइज में बड़ा होगा? कन्फर्म। तो पत्थर बड़ा होगा तो उसका घनत्व क्या है? कम है। कम है, कम है इसलिए बड़ा, आकार बड़ा है, घनत्व तो कम है, घनत्व कम होगा। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, चीज द्रव्यमान बराबर लेने पर ऐसा होता है। आकार बड़ा छोटा और द्रव्यमान भी अलग अलग तो फिर ये कंसेप्ट काम नहीं आएगा। दोनों का द्रव्यमान 1 किलो का बाट है लोहे का और 1 किलो का इंच पत्थर है, दोनों 1-1 किलो का है, तो फिर बड़ा कौन है? तो फिर उसका घनत्व कम है, लोहे का घनत्व ज़्यादा है। अगर लोहे का घनत्व ज़्यादा है और पृथ्वी लोहे की बनी होती, तो पृथ्वी लोहे की बनी होती तो डी ज़्यादा होता और डी ज़्यादा होता तो पलायन चाल ज़्यादा होती। अब हम बात कर रहे हैं समीकरण 1 की, वापस लेते हैं। समीकरण 1 को हम वापस ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। 2gm/r समीकरण 1 से VE बराबर 2gm/r, VE इज इक्वल टू √2gm/r, ठीक है, 2gm/r। तो VE इज इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास? तो ये हमारे पास जो 2 है और gm की जगह आपको याद हो तो हम gr² लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला याद है? G इक्वल टू gm/r², क्या ये याद है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वज्र गुणा, ये आ जाएगा हमारे पास। बोलो क्या लिखे यहाँ पे? gr² और अपॉन क्या लिखे हैं? r। तो v इक्वल टू एक r से एक r कैंसिल, √2gr। क्या ये ठीक है? अगर ये ठीक है तो ये हमारे पास पलायन चाल के लिए तीसरा फॉर्मूला आ गया। कौन सा आ गया? तीसरा। क्या इसमें हमें वैल्यू पता है? √2 की जगह 2g का वैल्यू बोलो। एवरेज वैल्यू 9.8 होती है ना लगभग। r की वैल्यू 6400 इंटू 10 की घात 3, 6400 किलोमीटर में। इसको हमें क्या काम करना है? मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या हुआ? 1000 से गुणा, 1000 से गुणा करो या 10 की घात 3 से गुणा करो, एक ही बात है। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आता है, करना नहीं है, सारे स्टैंडर्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, हमें याद रखना है। अप्रॉक्स 11200 मीटर पर सेकेंड पलायन चाल, ये आया मीटर में। अब इसमें 1000 का क्या करो? भाग देने से किस में आ जाएगा? किलोमीटर में। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11.2, 20 से 20 1000 से कट गए, फिर एक नीचे 10 बचा, 10 बचा तो एक संख्या 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आ गया किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, हम इस पेन को ऊपर की साइड पे फेंकें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए, और हाथी को फेंकें तो भी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड चाहिए। क्यों? कि वस्तु का द्रव्यमान पलायन चाल में निर्भर नहीं करता, पलायन चाल का m से कोई लेना देना नहीं है। तो 11.2 ये है पृथ्वी के लिए, चंद्रमा के लिए अलग होगा, मंगल के लिए अलग होगा, जुपिटर के लिए अलग होगा, सबके लिए अलग होगा, क्योंकि सबका आकार अलग अलग है, रेडियस अलग है, घनत्व मान लो अलग है, तो फिर ये चीज़ें भी अलग होगी। सही है। एक बात ये भी सोचो कि पर सेकंड 11.2 किलोमीटर है, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर है, तो एक अंदाज लगाओ कि आप लोग कितना दूर समझ सकते हो। अपना गांव कितना दूर है? 250 किलोमीटर है। अगर 250 किलोमीटर है और एक सेकंड में सोचो 10 किलोमीटर ही चलता है तो गांव कितनी देर में पहुंच जाएगा? 25 सेकंड में। तेरा 150 किलोमीटर है, कितनी देर पहुंच जाएगा? और तेरा 250 लगभग 300 है। तो इस टाइप से जितने भी है वो सब मान लो, सोचो कि अब गांव 300 किलोमीटर है और 30 सेकंड में पहुंच गए, तो सोच लो स्पीड क्या होगी इसकी। इतनी स्पीड हम पृथ्वी पर किसी ऑब्जेक्ट को एक बार में नहीं दे सकते, ठीक है, इसलिए हम रॉकेट के साथ ईंधन भेजा करते हैं, फ्यूल जरूरी होता है। सही है कि नहीं? वो नीचे रॉकेट वो जलते रहते हैं, ईंधन जलता रहता है, आग निकलती रहती है और रॉकेट उससे क्रिया प्रतिक्रिया नियम की सहायता से ऊपर की ओर जाता रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है क्लास 11 के लिए। इसको एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद इसको पूरा एक बार मेमोराइज कर लो, और मेमोराइज करने के बाद एक बार अपने हाथ से लिखना जरूरी होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।